this is Divyani. Welcome to part 2 of chapter 2 of economics, that is demand and law of demand. In this video we are going to cover these topics. First is law of demand, its assumptions, demand schedule, demand curve, reasons for downward slope of demand curve and exceptions to the law of demand. If you have not watched first part of this chapter, then please go and watch it first. So let's start with law of demand. Law of demand states that other things remaining equal or constant, the quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises. So law of demand tells what? Tells the relationship between demand of a commodity and its price. तो जब प्राइस किसी कमोडिटी का फॉल करता है, डाउनवर्ड्स आता है, प्राइस फॉल करता है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है. ये बहुत नॉर्मल सा लॉ का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें कम प्राइस देना पड़ रहा है तो हम ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे. और जब किसी की गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे. अब इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ होता है उसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल और कांस्टेंट. हम और चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं. जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम बस उसी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट अज्यूम करेंगे हम. तो यहाँ पे हम प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं. इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर हम सारी चीज़ को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे. ओके, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइज. तो हमें बस ये लर्न करने की ज़रूरत है. ओके, इट्स एजम्पशंस, जो हम एज्यूम कर रहे हैं दैट अदर थिंग्स रिमेन इक्वल और कांस्टेंट, वो अदर थिंग्स कौन सी, वो अजम्पशंस कौन से हैं. अब इसमें एजम्पशन क्या है? एजम्पशंस ऑफ सेट्रिस पैरिबस ऑर्डर. अब ये ऑर्डर क्या है? सेट्रिस पैरिबस ऑर्डर मतलब कि हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट एज्यूम करेंगे. तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन है. जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, देन दैट एजम्पशन इज़ कॉल्ड एजम्पशन ऑफ सेट्रिस पैरिबस ऑर्डर. अब एजम्पशंस पढ़ते हैं. देन द फर्स्ट एजम्पशन इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा. नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी पसंद में कोई चीज़ चेंज नहीं होगा. थर्ड इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़. रिलेटेड कमोडिटीज़ की प्राइस में चेंज नहीं होगा. रिलेटेड कमोडिटीज़ कौन सी हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्पिटिटिव गुड्स. देन फोर्थ इज़ नो चेंज इन साइज़ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी, जितनी है उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी, उसकी साइज़ में कोई चेंज नहीं होगा. फिफ्थ इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. हमारे अंदर कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा या फ्यूचर में प्राइस घट जाएगा. नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा. अगर अनइक्वल है तो अनइक्वल ही रहेगी और इक्वल है तो इक्वल ही रहेगी. सेवेंथ इज़ द कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी. कमोडिटी नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए. It should not be inferior good or inexpensive necessity. It should be normal commodity. Then we come to demand schedule. Demand schedule refers to what? Schedule मतलब tabular statement, tabular representation. टेबल के फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं then that is schedule. अब हम जब डिमांड को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं then that is demand schedule. Tabular statement that shows different quantities of a commodity that would be demanded at different prices during a given period. Tabular statement एक ऐसा टेबल जो बताता है, that shows
different quantities of a commodity that would be demanded at different price, जो बताता है कि different prices में कैसी कैसी डिमांड होगी, कम प्राइस में ज़्यादा डिमांड, उससे कम प्राइस में और ज़्यादा डिमांड. तो different quantities of a commodity that would be demanded at different prices during a particular period of time, during a given period of time. अब डिमांड शेड्यूल के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकेंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब tabular statement that shows different quantities of a commodity demanded by an individual at different prices during a given period. जब हम एक इंडिविजुअल की डिमांड लेते हैं तब वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाता है. जब हम एक टेबल के थ्रू एक सिंगल पर्सन की डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं एट वेरियस प्राइसेस में, तो वो डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है. जब हम पूरी मार्केट का, काफ़ी सारे लोगों का टैबुलर स्टेटमेंट दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड बाय so many by consumers, not a single, by consumers at different prices during a given period of time, then that is market demand schedule. जब सिर्फ हम एक इंडिविजुअल की डिमांड डिफरेंट प्राइसेस में बता रहे हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. जब हम एक टेबल के थ्रू बहुत सारे कंज्यूमर्स की एक मार्केट की डिमांड डिफरेंट प्राइसेस में बता रहे हैं, देन दैट इज़ market demand schedule. Now let us understand individual demand schedule and market demand schedule through a table. Here is a table and first column is for price, second is for quantity demanded by an individual consumer, that is A. We are taking the price and quantity demanded of a commodity, that is mango. So first price is 100 rupees. At 100 rupees, quantity demanded is 1 kg by the consumer A. At 90, 2 kg. At 80, 4 kg. At 70, 6 kg. We can see that as the price falls, the demand for the commodity increases. This comes from the law of demand. Price decreases, quantity demanded increases. Price increases, quantity demanded decreases. So this is the table of an individual consumer. Table of an individual consumer is individual demand schedule. Now we come to market demand schedule. Market demand schedule. So here we will make one more column, actually two more column. Quantity demanded by consumer B and total market demand. That is A plus B. Quantity demanded by A at rupees 100 is 2 kgs. At rupees 90 is 3 kg. At rupees 80 is 5 kg. At rupees 70 is 7 kg. So quantity demanded increases when the price decreases. Total market demand कैसे आएगी? इन दोनों की डिमांड का, जो हमारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, एक ए और एक बी, जब इनका हम टोटल करेंगे, इनकी डिमांड का टोटल करेंगे तो हमारी मार्केट डिमांड आएगी. 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 4 is 9 and 6 + 7 is 13. This is our total market demand. Okay, here the table completes. हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल ला सकते हैं. ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इतना पार्ट, और जब हम इसको इतना कर देते हैं तो दैट इज़ market demand schedule. Now we come to demand curve. Demand curve, it is the curve showing different quantity of a commodity that would be demanded at various possible prices during a given period of time.
एक कर्व जब ये बात शो करता है कि कितनी क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी, एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटीज़ कितने प्राइजेस में कैसे कैसे डिमांड होंगी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, देन दैट इज़ नोन एज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड इज़ मार्केट डिमांड कर्व। जब हम एक सिंगल इंडिविजुअल का डिमांड शो करते हैं थ्रू अ कर्व, देन इट इज़ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और जब मार्केट काफ़ी सारे कंज्यूमर्स का कर्व बनाते हैं, डिमांड कर्व बनाते हैं, देन दैट इज़ मार्केट डिमांड कर्व। ओके, अब ये थ्रू अ डायग्राम समझते हैं। इज अ डायग्राम, वाई एक्सिस इज़ फॉर प्राइस, एक्स एक्सिस इज़ फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये है कर्व of consumer A, this is curve of consumer B, and this is curve of market demand curve. Individual demand curve, when we add both the individuals demand curve, then it becomes market demand curve. We will make these curves from this schedule. ज़रूरी नहीं है कि हम इसी शेड्यूल से ही ये कर्व बनाएं, हम कोई भी हाइपोथेटिकल प्राइस और डिमांड ले सकते हैं जिसकी हेल्प से हम ये कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब प्राइस डाउन होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी, और जब प्राइस अप होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डाउन होगी। अब देखते हैं। दिस इज़ दी कर्व ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर ए, दिस इज़ कर्व ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर बी, and this is market curve. Market curve arise from A and B together. So at price of 100, quantity demanded by consumer A is 1. At price 90, 2. At price 80, 4. And at price 70, 6. We will join these points to form a curve. This is demand curve of individual consumer A. Now here consumer B, at price 100 he demands quantity 2, at 90 3, at 80 5, and at 70 7. We will join these points and here derives a curve DD, that is the demand curve of B, consumer B. जब हम इन दोनों के डिमांड कर्व्स को ऐड करेंगे तो हमें मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा। ओके, so at 100 A demands 0.1 1 kg, at 100 B demands 2 kg, 1 plus 2 is equals to 3, market demands 3 kg at rupees 100. 90 A demands 2, 90 B demands 3, 3 plus 2 market demands 5. 80 A demands 4, at 80 B demands 5, 4 plus 5 is 9, market demands 9. We will add these points and this is our market demand curve. Okay, here we end this topic, individual and market demand schedule and individual and market demand curve. The next topic of our chapter is reasons for downward slope of demand curve or explanation of law of demand or reasons for inverse relationship between the price and quantity demanded. अब इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को 3 तरीक़ों से पूछा जा सकता है. फर्स्ट इज़ reasons for downward slope. What are the reasons for downward slope of demand curve? Second is explain the law of demand. Third is write the reasons or give the reasons for inverse relationship between the price and quantity demanded. So ये इतना एक्सप्लेनेशन आप 3 क्वेश्चंस के लिए लिख सकते हैं. 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. So the first reason for downward slope of demand curve is law of diminishing marginal utility. What is law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility states that other things remaining equal, when we increase the consumption of a commodity, the utility arising from the consumption of additional unit of commodity keeps on decreasing. इसका मतलब क्या है कि जब हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, when we increase our consumption, the utility
अराइजिंग फ्रॉम द एडिशनल यूनिट। इस पॉइंट पे जब हम पहली यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जब दूसरी करेंगे यूटिलिटी कम होती जाएगी, थर्ड करेंगे यूटिलिटी और कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज़ करेंगे तो सेटिस्फैक्शन जो अराइव हो रहा है यूटिलिटी को कंज्यूम करने से वो डिक्रीज़ करता जाएगा। तो जब हम ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस कम देना पसंद करेंगे। तो जब प्राइस कम होगा तभी हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बता रही है कि जब प्राइस कम होगा तभी हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिमांड से हमें यूटिलिटी कम मिलती है, और जब किसी चीज़ से यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो उसके लिए हम ज़्यादा पे क्यों करें। सेकेंड इज़ इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट refers to a change in demand on account of change in real income resulting from change in price of the commodity। जब डिमांड में चेंज आता है रियल इनकम में चेंज होने की वजह से, और रियल इनकम में चेंज आता है प्राइस के चेंज होने की वजह से, देन दैट इज़ इनकम इफेक्ट। व्हाट इज़ रियल इनकम? Real income is not the money income that we get from our offices in the form of salary. That is not the real income. Real income is the purchasing power, हमारी क्षमता खरीदने की। ठीक है, ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आ रही है, ये रियल इनकम है। जब हमारा किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी परचेजिंग पावर घट जाती है, डिमांड भी घट जाती है। जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है, रियल इनकम, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 100 रुपीज़ है, 1 kg एप्पल 100, हमारे पास 200 रुपीज़ है और 1 kg एप्पल 100 रुपये का है। हम 200 लेके मार्केट गए, मार्केट में हमें पता चला कि 1 kg एप्पल 80 रुपीज़ का हो गया है। अब अगर हम 2 kg एप्पल्स अभी भी ख़रीद रहे हैं तो हमारे कितने रुपए बच रहे हैं? 200 माइनस 160 दैट इज़ 40 रुपीज़ बच रहे हैं। मतलब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, हम ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। अभी अगर 100 में ही होता तो हम 2 kg ख़रीद सकते थे, बट प्राइस कम हो गया, 80 हो गया, प्राइस कम हो गया, 80 हो गया, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। कैसे? क्योंकि अब हम 2.5 kgs ख़रीद सकते हैं, जिसकी वजह से हम डिमांड बढ़ा सकेंगे। हम 2 किलो ख़रीद रहे थे, अब 2.5 किलो कर देंगे। अगर प्राइस 100 से 80 आ गया तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, जिसकी वजह से हम डिमांड 2 kg से 2.5 kgs कर देंगे। दैट इज़ इनकम इफ़ेक्ट। अगर प्राइस के चेंज होने से रियल इनकम में इफ़ेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, देन दैट इज़ इनकम इफ़ेक्ट। एक और इफ़ेक्ट आता है, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या है? जब प्राइस के चेंज होने से रिलेटिव प्राइस चेंज हो रहा हो सब्स्टिट्यूट गुड का, देन दैट, और वो डिमांड को चेंज कर रहा है इस गुड की, देन दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी in account of change in relative price of substitute goods resulting from change in price of the commodity is known as substitution effect। टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं टी एंड कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी की प्राइस डाउन हो रही है, कॉफ़ी की प्राइस डाउन हो रही है, तो रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, टी का रिलेटिव प्राइस क्या होगा? टी का रिलेटिव प्राइस एज कंपैरिजन टू कॉफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लोग क्या करते हैं? चीपर गुड्स पसंद करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो वो क्या करेंगे? अगर सेम वांट सेटिस्फाई करने वाले गुड्स हैं तो वो यही कोशिश करेंगे कि जिसके लिए हम प्राइस कम पे करें, हम वही गुड डिमांड करें। तो जब कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया और उसकी वजह से टी कॉस्टलियर हो गई कॉफ़ी से, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो
टी कंज्यूम कर रहे थे वो क्या करेंगे, वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया है जिसकी वजह से टी का रिलेटिव प्राइस बढ़ गया है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या है? प्राइस इफेक्ट इज द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, देन दैट इज प्राइस इफेक्ट। फोर्थ इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? ज़्यादा लोग मीन्स ज़्यादा डिमांड। क्यों? एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स जो हैं, एक्सिस्टिंग कंज्यूमर्स जो पहले से ही उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अगर कंज्यूमर्स और ज़्यादा प्राइस कम हो जाएगा तो और भी कंज्यूमर्स, न्यू कंज्यूमर्स आ जाएंगे। तो प्राइस के कम होने से जो एक्सिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मतलब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। और न्यू कंज्यूमर्स और हैं जो कि अब अफोर्ड कर पाएंगे प्राइस को, उनकी भी डिमांड आ जाएगी। तो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिफ्थ इज सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो हम जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हम कर सकते हैं उस कमोडिटी से हम कर लेते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उस कमोडिटी को बहुत ही संभाल के यूज़ करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही प्राइस कम होता है इसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोग अब इसे अनइम्पॉर्टेंट काम में भी यूज़ करने लगते हैं इस प्रोडक्ट का। तो सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी कैसे अफेक्ट करता है? अगर प्राइस कम हो जाता है तो वो उन्हें अनइम्पॉर्टेंट यूजेस में भी लगा देते हैं, और प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो वो उन्हें बिल्कुल मेन कामों में यूज़ करते हैं उन कमोडिटीज़ का। ओके, then the next topic is exceptions to law of demand. First exception to law of demand is given good. What is exception? Exception means कि law of demand होता है, we represent price in y axis and demand quantity demanded in x axis. तो ये होता है कि अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? जब इसका उल्टा हो जाएगा या फिर इससे कुछ भी अलग होगा देन दैट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अगर ऐसे हो प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाए तो दैट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। भाई हम पढ़ेंगे कि क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केसेस में डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग के बजाय अपवर्ड स्लोपिंग होता है। गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ऐसे इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनमें कंज्यूमर्स अपना लार्ज पार्ट ऑफ इनकम इन्वेस्ट करता है दीज गुड्स में, और इन गुड्स का प्राइस फॉल होने से इनकी डिमांड में भी फॉल आ जाता है, और इन गुड्स के प्राइस में राइज होने से इनकी डिमांड में भी राइज आ जाता है। कैसे? गिवन गुड्स मान लो हम मेज़ और ज्वार की बात करते हैं। दीज आर दी गिवन गुड्स जिन पे लोग अपना लार्ज पार्ट ऑफ इनकम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। अब क्या होता है, जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें अपनी इनटेक भी मेंटेन करनी है और कम पैसे पे खाना भी मंगाना है। तो मेज़ और ज्वार अगर इनका प्राइस ज़्यादा भी हो जाता है तो इनका प्राइस सुपीरियर गुड्स जो कि हैं वीट एंड राइस एंड एक्सेट्रा उनसे ज़्यादा नहीं होता। तो क्या होता है कि जब इनका प्राइस फॉल करता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनका एक लार्ज पार्ट बच जाता है। एक लार्ज पार्ट ऑफ इनकम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, और जब इनका प्राइस फॉल हो रहा है तो वो क्या करते हैं, इनकी डिमांड कम कर देते हैं और इनसे जो पैसा बचता है उसका यूज़ करके ये सुपीरियर गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड
बढ़ा देते हैं और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं। इनटेक मेंटेन करने के लिए ये डिमांड ज़रूर करते हैं इनकी, बट कम कर देते हैं, और सुपीरियर गुड्स की इंक्रीज़ कर देते हैं। अब अगर इन गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, इन्फीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, तो हमें क्या करनी है, अपनी इनटेक भी मेंटेन करनी है और खाना भी खाना है। तो क्या करते हैं कि सुपीरियर गुड्स से अपनी डिमांड कम करके इनकी डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं, इनके प्राइस इंक्रीज़ होने से, क्योंकि सुपीरियर गुड्स से तो कम ही प्राइस रहेगा इनका, तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है जब इनका प्राइस बढ़ जाता है। सेकेंड इज़ आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील ऐसे गुड्स या कमोडिटीज़ होते हैं जो हमारे स्टेटस को शो करते हैं, हमारे सोशल प्रेस्टीज को बढ़ा देते हैं। दीज गुड्स, ऐसे गुड्स को गुड्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुड्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। हमेशा नहीं पर अधिकतर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। एज आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील नहीं, बट एज अ गुड्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं डायमंड का। अब डायमंड कौन लोग ख़रीदते हैं? जिनके पास पैसा है। किस लिए ख़रीदते हैं? शो ऑफ़ करने के लिए, अपनी वेल्थ को शो ऑफ़ करने के लिए लोग डायमंड की डिमांड करते हैं। अब जब डायमंड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो डायमंड और प्रीशियस हो जाता है। तब अगर लोग डायमंड ख़रीदें जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो अपने वेल्थ को और अच्छा शो कर सकते हैं। वो दिखा सकते हैं कि जब प्राइस इतना ज़्यादा है तब भी हम इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। तो रिच पीपल ही डायमंड की डिमांड करते हैं। तो जब प्राइस बढ़ जाता है तब इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, बिकॉज़ दे वांट टू शो ऑफ। वो शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा पैसे पे भी ये चीज़ ख़रीद सकते हैं, ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, अपने पैसे का शो ऑफ करना चाहते हैं। ऐसे गुड्स होते हैं गुड्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। थर्ड इज़ एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अब अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम अभी के हायर प्राइस में भी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस घट जाएगा, तो अगर अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्राइस कम है तो भी हम इनका डिमांड जो है कम नहीं, वो ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है हमें। थर्ड इज़ एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस एक कमोडिटी का डाउन हो जाएगा, तो हम अभी की सिचुएशन में भी अगर उस कमोडिटी का प्राइस डाउन है तो भी हम उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे। एंड ये प्राइस ज़्यादा होने के साथ भी होता है, प्राइस राइज़ के साथ भी होता है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर प्राइसेस एक कमोडिटी के राइज़ हो जाएंगे, तो हम अभी भी हायर प्राइसेस में डिमांड ज़्यादा कर देंगे। वाई? क्योंकि हमें डर है कि वो फ्यूचर में और ज़्यादा प्राइस हो जाएगा, तो हम ज़्यादा प्राइस में टुडे, आज के भी ज़्यादा प्राइस में डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा डिमांड हो जाएगी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ कम प्राइस में, आज के कम प्राइस में भी कम डिमांड हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज़ एमरजेंसीज़। एमरजेंसीज़ के केसेस में तो कुछ भी होता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी आ गया है कोरोना के टाइम पे, कि अगर एमरजेंसी थी, एक टाइम पे हमें सैनिटाइज़र की नीड थी, तो उसकी डिमांड अगर ज़्यादा थी, उसकी प्राइस अगर ज़्यादा थी तो भी उसकी डिमांड ज़्यादा थी। तो एमरजेंसीज़ में कुछ ऐसा केस होता है, लॉ ऑफ डिमांड जिसमें काम नहीं करता है। एमरजेंसीज़ कौन सी हो सकती हैं? वॉर हो सकता है, फेमिन हो सकता है, पैंडमिक हो सकता है। अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में किसी गुड का शॉर्टेज हो जाएगा, तो वो अभी के हायर प्राइस में भी उसका डिमांड ज़्यादा कर देंगे, जैसा कि सैनिटाइज़र में हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर में कहीं इसकी कमी ना हो जाए, इसकी नीड थी,
तो हमने उसका हायर प्राइजेस में भी उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। फिफ्थ पॉइंट इज़ क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप भी बहुत मैटर करता है, जो लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक एक्सेप्शन है। क्या होता है, हमें भी ऐसा लगता है कि अगर किसी गुड का प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। बहुत नॉर्मल सी बात है ये, हम सबको लगता है ऐसा कि किसी भी गुड के प्राइस अगर ज़्यादा है तो उस प्राइस के ज़्यादा होने का कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा, तो हम उस रीज़न को क्वालिटी समझते हैं। और जब हम क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप के बेसिस पे किसी गुड की डिमांड करते हैं देन दैट इज़ वेबलन इफ़ेक्ट। जब हम ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा डिमांड करते हैं तो वो है उसके क्वालिटी के बेसिस में, देन दैट इज़ वेबलन इफ़ेक्ट। अगर हमें लग रहा है कि प्राइस ज़्यादा है इसलिए क्वालिटी बेटर है, इसलिए हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, देन दैट इज़ वेबलन इफ़ेक्ट। सिक्स्थ पॉइंट इज़ चेंज इन फैशन। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, क्लॉथ आते हैं फैशन में सबसे ज़्यादा, अगर किसी क्लॉथ का फैशन चला गया, वो अब ट्रेंड पे नहीं है और उसका प्राइस कम हो गया, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। कोई डिमांड नहीं करेगा क्योंकि फ़ैशन चेंज हो गया है। अगर ये फ़ैशन में होता और प्राइस कम होता, बिल्कुल डिमांड बढ़ जाती, पर फैशन चेंज हो गया, ये आउट ऑफ फैशन हो गया और प्राइस कम हो गया तो डिमांड इसकी घट जाएगी। तो ये सारे हो गए एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे हमारा पार्ट सेकंड ख़त्म होता है हमारे चैप्टर का, दैट इज़ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। फिफ्थ पॉइंट इज़ क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप्स। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप मतलब कि हम प्राइस के बेसिस पे क्वालिटी को जज करते हैं। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम है तो हमें लगता है उसकी क्वालिटी बेकार होगी, और जब किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है तो हमें लगता है कि इस प्राइस के ज़्यादा होने के पीछे क्वालिटी का हाथ है। प्राइस ज़्यादा है मतलब क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, प्राइस कम है मतलब क्वालिटी कम अच्छी होगी। इसको कहते हैं वेबलन इफ़ेक्ट। जब हम हायर प्राइस को हायर क्वालिटी गुड समझते हैं, हायर प्राइस इज़ इक्वल टू हायर क्वालिटी, देन दैट इज़ वेबलन इफ़ेक्ट। हायर प्राइस मतलब हायर क्वालिटी, इस चीज़ को हम कहते हैं वेबलन इफ़ेक्ट। इससे डिमांड में क्या फ़र्क पड़ती है, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें लगेगा कि क्वालिटी भी ज़्यादा है, वेबलन इफ़ेक्ट के थ्रू कि प्राइस ज़्यादा है क्वालिटी ज़्यादा है। क्वालिटी गुड्स की आजकल डिमांड है तो उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा होगी। जब हम किसी गुड का प्राइस कम पाते हैं, हमें लगता है क्वालिटी भी कम है, क्वालिटी कम है 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, इसको क्या बाय करना, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट इज़ चेंज इन फैशन। फ़ैशन तो आजकल इतना है कि कुछ कह नहीं सकते। अब कोई कमोडिटी है, फैशन पे सबसे ज़्यादा आती है क्लोथ। अब कोई क्लोथ है आउट ऑफ फैशन हो गया, प्राइस कम हो गया, डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ फैशन है। अब प्राइस चाहे जितना कम हो इस गुड का, डिमांड कभी नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस के कम होने से भी डिमांड ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि गुड आउट ऑफ फैशन है, ट्रेंड पे नहीं है, लोग उसकी डिमांड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड भी टॉपिक ख़त्म होता है। So this is the end of our part 2 of chapter demand and law of demand.